हाँ भाई मारती हो, जंग लड़ने के लिए तैयार। तो भाई इस वीडियो में हम इसी सीरीज में कर रहे होंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 3 सिलेबस में नहीं है। ये सारे चैप्टर्स हमने चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 4 ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे साथ अगर इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना है तो फिर इंस्टाग्राम की आईडी का भी नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है, तो फिर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाना। ठीक है, और इसी सीरीज में हमने अभी चैप्टर 5 कर रहे होंगे दैट इज पाइथन। तो यार यहाँ से हमारा भी पाइथन स्टार्ट हो जाता है। और यार ये वाली चीज़ कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगती है क्योंकि यार यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह स्टार्ट हो जाती है और चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा सा टफर साइड में भी रहता है क्योंकि यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और चैप्टर को इतना डिटेल में जाते जाते जैसे कि अभी हम छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे चीज़ें जो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पहुँच जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कई केसेस में हमें कुछ बातें समझ में ना आए, पर ये वाले इस वाली वीडियो के बाद मैं आपको पूरी तरीके से मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ यार आप सभी महारथियों को कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको पाइथन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। बस यार मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट्स की बनेगी, 40 मिनट्स या 45 या फिर 50। ठीक है, मुझे अपना बेस्ट देना है और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अपना इस तरीके से बेस्ट दूंगा कि यार ये वाले में मुझे चाहे किसी चीज़ को समझाने में कितना ही टाइम लग जाए पर वो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है। ठीक है, तो वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए बैठो आराम से देखो, वन शॉट में एक बार में क्लियर करो। और अगर यार साथ में ये वाले नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, बट यार अगर इनके साथ में अगर आपको और भी अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने तो वो और अच्छा रहेगा। आप साथ में लेके बैठो अपना कॉपी पेन और जो चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपको या फिर समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा जो आपको थोड़ी टफर साइड में लग रही है, उन सारी चीज़ों को साइड में लिखते जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा यार आपके साथ साथ में आप जो पढ़ रहे हो वो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यही सब है यार। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना और कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक आपको कर देना है वीडियो को। ठीक है, और चैनल पे आपने अगर पहले से हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। अगर अभी पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि क्लास 11th और 12th के लिए बेस्ट कंटेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो यार सामने आपको स्क्रीन पे जैसे कि सामने चैप्टर 5 दिख रहा होगा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, तो भाई हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात भाई हम पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर आखिर पाइथन होता क्या है। तो भाई सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, पाइथन के बारे में। सो Python is a general purpose high level programming language used for developing application softwares। तो देखो यार अगर आपने अभी तक Python के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको बेसिक्स भी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता कि Python होता क्या है क्या नहीं होता, तो यार इसके अलावा आपको कोई बेसिक्स के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं देखनी है, सारे के सारे बेसिक्स इसमें कवर हो रहे होंगे। तो ठीक है, तो यार Python इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब भैया हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो यार देखो अगर आप इससे पहले सारी सीरीज वाइज वीडियो देख रहे हो, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, देन फोर्थ चैप्टर और अब ये फिफ्थ चैप्टर, तो यार आपको हाई लेवल लैंग्वेज जैसे वर्ड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड है। बट यार अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम एज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का वर्ड्स का यूज़ करता है। जैसे कि यार एक एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो पाइथन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि अगर आपको प्रिंट कोई फंक्शन कराना है तो सोचो मतलब अगर आपको कोई फंक्शन डिस्प्ले कराना है, कोई भी आपको वर्ड है, कोई सेंटेंस है, अगर आपको वो सामने आउटपुट में डिस्प्ले कराना है तो फिर उसके लिए क्या आपने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली आ जाएगा आपके आउटपुट में। तो फिर इस तरीके से हमने क्या है कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है जो कि हमारे भी समझ में आ रहा है कि उनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो इस टाइप के लेवल को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होती है और हम लोग उसको इजीली नहीं समझ सकते। बट हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कुछ हद तक हम समझ सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो मतलब ये समझ सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो एक पाइथन के लिए इंसान और कंप्यूटर के बीच की एक भाषा होती है। ठीक है, तो मतलब पहले क्या किया जाता है, जो हमने जो एक प्रिंट फंक्शन हम प्रिंट से लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने प्रिंट का कोई फंक्शन लिया, तो प्रिंट का हमने जो बनाया है हमें प्रिंट समझ में आ रहा है, बट वो प्रिंट अंदर जाके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल में। ठीक है, तो भाई वो ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर नहीं सकता, तो फिर वो बाद में अंदर जाके और कन्वर्जन हो रहा है उसके। तो हम बेसिकली देखो यार पहले क्या था, अगर हमें पहले कोड करना होता तो पहले 0s 1 इस सब में कोडिंग होती थी, दैट इज बहुत ज़्यादा टफ होती थी। हर
चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग कोड याद करना पड़ता था। बट यार अब क्या है, हमारे पास एडवांस लैंग्वेज है जो कि अपने आप प्रिंट फंक्शन को कन्वर्ट कर दे सकता है हमारे पास। अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा यार, ट्रांसलेटर्स, ठीक है, इंटरप्रेटर, ये सब नहीं पढ़ा तो फिर आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो Python is a general purpose high level programming language used for developing application software। किसी भी अगर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है तो फिर उसके लिए हमें किसका यूज़ होता है, Python का यूज़ होता है। यार Python के अलावा और भी एप्लीकेशन होती है बट जनरली हम हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में है उसमें हम Python को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यार अगर हम जो IT वगैरह का जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें हमारा Python सब्जेक्ट नहीं होता, हमारा Python लैंग्वेज नहीं होती, उसमें हमारी जावा लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो Python लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर साइंस में ही है। नेक्स्ट यार बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो फिर इसके फीचर्स में यार सबसे पहले तो आ जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्वियसली जैसे कि हमने अभी हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। सेकंड चीज यार ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। अब देखो यार फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं ये आपको पता चलेगा एंडिंग्स के कुछ चैप्टर्स में, बट मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ तो फिर वो सॉफ्टवेयर्स जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन, हमें फ्रीली अवेलेबल उनका सोर्स कोड मिल जाता है जिनमें हम अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। दो सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड को इनकी शॉर्ट फॉर्म में आप FOSS भी याद रख सकते हो, FOSS, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर रखना है कि पाइथन में आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हैं, नया टाइप का फंक्शन बना सकते हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जिनमें हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एडिट्स कर सकते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज FOSS। सो पाइथन इज वन ऑफ द FOSS। अगर आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ FOSS तो फिर आप उसमें पाइथन लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यार आपको यहाँ पे केस सेंसिटिव, देखो भैया केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है। केस यार हमारे पास दो टाइप के केस होता है, अगर आपको नहीं पता तो फिर एक होता है अपर केस लेटर्स, एक होता है लोअर केस लेटर्स। अपर केस क्या होता है भैया, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। लोअर केस मतलब छोटे वाले लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। ये सारे हमारे स्मॉल केस हो गए और कैपिटल केस में हमारे अपर केस हो गए, ठीक है। ये तो ये दो केस हो गए। अब यार केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, मतलब कि अगर मेरे को यहाँ पे मेरे को प्रिंट का कोई मेरा प्रिंट वर्ड, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट वर्ड को पी जो है मेरा, अगर मैं पी स्मॉल पी के बदले अगर मैं कैपिटल पी लिख दूँ, यानी कि अगर मैं उसमें हमारे यहाँ पे केस का ध्यान ना रखूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा आउटपुट मेरा नहीं आएगा, मेरा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना होता है कि जिस टाइप का हमें आउटपुट चाहिए, जो हमें लिखना है, हम एग्जैक्टली वही वाला केस यूज़ करें। अगर हमने कैपिटल स्मॉल में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो फिर हमारा एरर आ जाएगा या तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब देखो भैया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब इसको किसी भी अलग से किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यह अपने आप में क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस। तो भाई इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी के, ठीक है। लाइब्रेरी हम किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी, चाहे एडिशन की है, ठीक है, पावर्स की है, हमें किसी रेस टू द पावर की लाइब्रेरी है, मतलब हर चीज़ की अलग अलग लाइब्रेरीज होती है। कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है उसके लिए अलग लाइब्रेरी बना दी, तो भाई हर चीज़ के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज बना दी जाती है। और इस बार अगर आप क्लास 11 में देखोगे तो मेजॉरिटी आपको 3 टाइप की लाइब्रेरीज पढ़नी होती है। एक आपको होता है लाइब्रेरीज बोलेंगे तो फिर हमारा उसमें एक आता है मॉड्यूल, तो फिर उसमें मॉड्यूल हमारे 3 टाइप के, दैट इज रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल एंड मैथ मॉड्यूल, ठीक है। ये आपके मेजॉरिटी में जो मॉड्यूल्स आप आएंगे इस बार आपके 11th में, ये आपके 3 मॉड्यूल्स जो है हर बार आते हैं, तो इन्हीं में से यार कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यार आपको यहाँ पे डायनेमिक, यार ये लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मतलब यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जनरल पर्पस, मतलब यार ये जनरल पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा खुद का कोई हमें ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना है जो कि खुद के यूज़ के लिए हो, जनरल पर्पस के लिए हो, तो वो भी हम इजीली इससे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वाला यार आपका इजी टू अंडरस्टैंड, तो भाई ये लैंग्वेज समझने में बहुत ईजी होती है, ठीक है। ट्रस्ट मी ये लैंग्वेज एक्चुअल में इजी होती है। इतने ज़्यादा जो टफ बाकी सारी लैंग्वेज आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज टफ होती है, ठीक है। एक छोटे छोटे कोड्स बनाने के लिए भी उसमें इतने लंबे लंबे मेहनत करनी पड़ती है, और आपको पता है यार जितने ज़्यादा लेंथी कोड होता है उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड शॉर्ट भी होगा और साथ में ईजी टू अंडरस्टैंड भी होगा, आप इजीली कोड को समझ पा रहे होगे। अगला यार हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट कराना है हमें, तो यार यहाँ पे आप सिलेबस वाइज देखोगे तो फिर, क्योंकि यार बुक में इस टाइप से इस फॉर्मेट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। चाहे आप इसको सुमिता अरोड़ा में ढूंढो, चाहे आप इसको एनसीईआरटी में ढूंढो, प्रीति अरोड़ा में ढूंढो, या फिर जहाँ पे जो बुक आपको मिलेगी आप उसमें ढूंढो, आपको इस फॉर्मेट में कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि भाई ये इस टाइप का जो कंटेंट जो ये सब कुछ बनाया गया है ना,
ये आपको किसी बुक में इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि यार इसमें हमने सारा सारा सिलेबस एनालाइज करके जो चीज़ सिलेबस में है वही चीज़ें डाली है, बाकी सारी चीज़ें हटा दी हैं। तो 2023 से 24 बैच का इतना स्पेशल, 2023 से 24 का बैच इतना ज़्यादा स्पेशल है कि यार यहाँ पे सारी सारी चीज़ें आपको एक जगह पे इकट्ठी होकर आपको मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स। तो लेक्चर्स तो मैं इनको नहीं बोलूँगा, बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस इनको रखा जाता है, ठीक है। और यार नीचे हाँ कुछ ना कुछ डाउट्स अगर अभी तक हुए तो नीचे कमेंट भी करते रहो यार साथ साथ, क्योंकि यार आप लोग कमेंट करते हो मेरे को अच्छा लगता है रिप्लाई करने में उनका, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड सपोर्ट। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सिंपल हेलो प्रोग्राम प्रिंट कराना है। आप देखो यार प्रिंट कराने के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है ना बहुत इजी, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बस यही करना है, कुछ भी नहीं करना। प्रिंट का प्रोग्राम लिखना है तो प्रिंट वर्ड यूज कर लो, उसके बाद ब्रैकेट लगाने होते हैं। ये ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं हम? प्रिंट के अंदर हमें जो प्रिंट कराना है वो क्या प्रिंट कराना है उसके लिए हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वही प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड आपका किसके अंदर हुआ है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हो रखा है, ठीक है। अब यार हमने कॉमास यूज किया भैया, तो फिर ये इन्वर्टेड कॉमास हैं ये भी आप आगे पढ़ोगे दैट इज ये क्या होता है, इनकी मदद से क्या होता है हम किसी को स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब यार स्ट्रिंग क्या होता है? देखो यार कोई भी चीज़ अगर हमें एज इट इज मान लो, स्ट्रिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो उसके अंदर मैटर नहीं करता कि वो क्या लिखा हुआ है, बट वो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसको कि आप कहीं पे भी यूज़ करोगे वो एज इट इज छप के आ जाएगी। क्या बोला मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब अगर मैं इसको हेलो वर्ल्ड लिखूँ, होला वर्ल्ड लिखूँ, कुछ किसी भी टाइप का वर्ड लिख दूँ, वर्ल्ड को वर्ड लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, इससे प्रोग्राम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। स्ट्रिंग से प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं होता, वो आप बस आपका वो चीज़ होती है जो कि आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो वर्ड लिखोगे या फिर हेलो की जगह पे होला, हाय, हेलो कुछ भी लिखोगे तो बेसिकली वो क्या होगा आपको उसी टाइप से प्रिंट के बाद आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। नेक्स्ट आपका अब मैंने दिखा दिया यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। तो मतलब इतनी बात आप समझ लो कि स्ट्रिंग जो होता है वो कुछ इस कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है जो कि हम अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आपको नीचे में और अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन मोड्स। अब यार आप सिलेबस में देखोगे, कहाँ भागे, अब यार आप सिलेबस में देखोगे तो फिर आपको एग्जीक्यूशन मोड्स भी दे रखा है। अब ये एग्जीक्यूशन मोड्स क्या होता है? तो देखो यार टेक इट सिंपल, सबसे पहले आपका क्या है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड मतलब जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, अब देखो मैंने बोल तो दिया कि भाई हमारा इंटरेक्टिव टाइप की वीडियो है, फिर हम कह सकते हैं ऐसा है, बट इंटरेक्टिव का बेसिकली मतलब क्या है? जिसमें सामने से कुछ मिल रहा है और सामने से कुछ दे भी रहा है। उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, फिर मैंने कुछ बोला, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव सेशन। जैसे कि हम दोस्तों में बात करते हैं कि यार उसने कुछ बोला, फिर बोलता है अबे चलना है थोड़ी। तो मतलब बेसिकली क्या है, हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं बातों को, ठीक है। जो सामने वाले ने बोला उसका जवाब दे देते हैं एट द सेम टाइम, और जो सामने वाले ने बोला उसका जवाब दे के हम अपनी बात रखते हैं, फिर हमारी बात का वो जवाब दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारे एक टाइम में इंटरेक्टिव बातें होती है, ठीक है। स्मार्ट क्लास होती है, हमारी नॉर्मल क्लास होती है, और उसमें सारे सारे इंटरेक्टिव सेशंस रखे जाते हैं। तो इंटरेक्टिव का बेसिक मतलब आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे दोनों टाइप से, यहाँ से मैंने कुछ बोला, झट से मेरे को वहाँ से कुछ ना कुछ आंसर मिल गया। तो यही टाइप का होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो फिर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट। कोई भी मैंने स्टेटमेंट दिया तो उसका इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब भाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक साथ एक लाइन ऑफ कोड्स इस तरीके से नहीं लिख सकता, मेरे को लाइन बाय लाइन उसका आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने मान लो प्रिंट लिखा, तो प्रिंट का मैं जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा तैसे ही मुझे उसका आउटपुट मिल जाएगा। मतलब कि मैं ये कुछ उसके आगे कुछ लाइंस ऑफ कपल ऑफ लाइंस में कोड्स नहीं लिख सकता। मैं एक लाइन को ही अगर एंटर करूँगा तो फिर मैं डायरेक्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा वही एक लाइन वाला। तो सिंगल लाइन वाले यहाँ पे जो होते हैं एग्जीक्यूशंस होते हैं। सेकंड, कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग सिंगल लाइन कोड। यार ये कन्वीनियंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सिंगल लाइन का कोई भी आपका कोड है तो उसके लिए आपके क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आपका एग्जीक्यूट करने के लिए। तीसरी बात, यहाँ पे कैन नॉट सेव स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज़। यहाँ पे हम कोई भी जो स्टेटमेंट है उसको फ्यूचर के लिए भाई सेव नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपने एक बार बना दिया, जो आपने एक बार टेस्ट कर लिया, आपको छोटे मोटे सिंगल लाइन के कोड्स टेस्ट करना है तो भाई उनको सेव करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता। फिर बात आती है स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड क्या होता है भैया? स्क्रिप्ट मोड होता है हमारा यार जैसे कि हम कोई असाइनमेंट बना रहे हैं और असाइनमेंट टीचर को दे रहे हैं, ठीक है। अब यार टीचर ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक पेज दिया पहले, उसका टीचर उसको चेक कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें मार्क्स दे रहा है, फिर आपने असाइनमेंट का दूसरा पेज दिया।
आप पूरा का पूरा असाइनमेंट एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में टीचर को दे देता है और टीचर एक साथ चेक करके उसका रिमार्क दे देता है। बेसिकली यही होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड क्या करता है, अलाउज अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। हम एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जितने लिखने हैं हम उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं और उसके बाद जाके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एक साथ। फिर क्या है, कैन सेव प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज़। इसमें हम फ्यूचर यूज़ के लिए प्रोग्राम्स को सेव करके रख सकते हैं। अगर हमें कोई काम याद रह गया है तो उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हमने सेव कर लिया ताकि उस प्रोग्राम में हम आगे फर्दर काम कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे सेव्ड एज .py। अब भाई एक्सटेंशन भी याद कर लो इसका, ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन में सेव होता है। तो यार इसका .py कहाँ से है, पाइथन के py से हमने .py बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके दोनों के दोनों मोड्स हो गए। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर तो फिर कमेंट्स खत्म कर दो, वरना यार अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो में लाइक्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं और अगर आप सब्सक्राइब का रेशियो देखो तो यार आप तो हैरान हो। 95 लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है, वहीं बस 5% लोग हैं भाई जिनको चैनल में इंटरेस्ट है, बाकी 95% का पता नहीं क्या होगा भाई। आगे है हमारा, अरे बस पाइथन कैरेक्टर सेट। अब ये कैरेक्टर सेट क्या होता है, देखो पाइथन में यार हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है भैया। क्या क्या यूज़ कर लेते हैं यार, हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो भाई यही सारी चीज़ों का जो सेट बना दिया गया है कि भाई हम पाइथन में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, उसी को ही हम पाइथन कैरेक्टर सेट बोल रहे हैं। पाइथन में क्या क्या हम कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उन्हीं का ही क्या सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम पाइथन कैरेक्टर सेट कहते हैं। सबसे पहली बात अल्फाबेट्स में आपके पहले तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक सारे के सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं। देन स्मॉल में आपके स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक सारे के सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर 0 से लेके 9 तक सारी की सारी डिजिट्स। फिर स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे कि यार यहाँ पे सारे के सारे आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे सिंबल्स यहाँ पे होते ही हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। देन स्पेस आपको बहुत सारे मिल जाता है, टैब स्पेस, ब्लैंक स्पेस, नया लाइन का स्पेस, न्यू लाइन स्पेस, ठीक है। एंड यार यहाँ पे अदर में आपका ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर। भैया ASCII क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, सर ये सब नहीं पढ़ा तो फिर भाई वही बात है भाई, पीछे की वीडियोस जो है आपकी पहले जो इससे पहले वीडियोस बता रखी है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। फिर भी बता दो शॉर्ट फॉर्म में, तो यार ये एक हमारा कोड होता है, कोड ऑफ कैरेक्टर का सेट होता है, दैट इज ASCII की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी हो गई फुल फॉर्म, ठीक है। देन यूनिकोड कैरेक्टर्स भी सेम चीज़ है, वो आपको चैप्टर इससे प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ोगे तो वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है भैया हम टोकन्स पे। अब यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, टोकन्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, बट इसको क्या है बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना है। यहाँ से अपने आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से अगर बीच से डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर ऊपर वाला भी भूलोगे, नीचे वाला भी भूलोगे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम यहाँ पे रिस्क नहीं लेने का, और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। और नीचे जो आपको यहाँ पे टोकन दिख रहा है उसको इसके आगे की पूरी वीडियो आपको अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट आपका टोकन्स। अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। ऑल स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम आर बिल्ट विद टोकन्स। तो भाई टोकन्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट किसी भी प्रोग्राम की। अब यार किसी भी टाइप की यूनिट हो सकती है, वो हम इसमें यूनिट्स पढ़ेंगे आगे भैया कौन कौन सी यूनिट्स इसमें हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम आर बिल्ट विद टोकन्स। सारे के सारे स्टेटमेंट्स और जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, टोकन्स की ही मदद से बनाया जाता है। तो भैया हमें पता लग गया कि टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई, और सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल यूनिट है कोई, क्योंकि भाई सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है, तो भाई कोई ना कोई फंडामेंटल चीज़ होगी, सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होगी जिसके बिना हम पाइथन का कोड नहीं बना सकते। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स की। तो भैया कीवर्ड्स क्या होता है, तो यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर। वो सभी वर्ड्स जिनके पास यार पहले से ही कोई स्पेशल मीनिंग पाइथन ने दे दी है, ठीक है। अब यार होता क्या है, हम बहुत सारी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बट यार कुछ हमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यार हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो हमने क्या किया यार, वो फंक्शन हमें बार बार ना लिखने पड़े तो उसको उन सारे के सारे फंक्शंस को हमने कीवर्ड में स्टोर कर लिया। अब ये कीवर्ड जो है इसको हमने पूरे के पूरे पाइथन इंटरप्रेटर में अगर हम कहीं पे इस कीवर्ड को लिखेंगे तो वो सारे जो सेट ऑफ फंक्शन है वो कौन सा, ये अकेला एक कीवर्ड क्या है, इतने सारे फंक्शन जो भी है हमने जो इसमें कीवर्ड में फीड कर रखे हैं वो अकेले ये फंक्शन ये एक कीवर्ड कर लेगा, ये एक वर्ड कर लेगा। तो भाई ये वर्ड्स की मीनिंग प्री डिफाइंड होती है, इनको पहले से ही पता होता है इन वर्ड्स को कि इनको करना क्या है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स।
ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और इनके अलावा ही हम कोई और वर्ड्स ले सकते हैं। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो भाई ये तो अपना उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से इनको रिएक्ट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यस, दीज आर केस सेंसिटिव। तो अगर आपको कीवर्ड्स लिखने हैं तो अगर आपको कैपिटल पी की जगह पे अगर आपने स्मॉल पी लिख दिया, कैपिटल डी की जगह पे स्मॉल डी लिख दिया, तो फिर वहाँ पे आपका कोड क्या है, अफेक्ट हो जाएगा, वो कीवर्ड बाहर हो जाएगा, वो कीवर्ड आपका नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो जैसा अगर आपको प्रिंट के अंदर अगर आपको स्मॉल पी दे रखा है तो आपको स्मॉल पी ही लिखना है, तभी जाके वो प्रिंट की तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। अब यार यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ एक टेबल ऑफ ऑल द कीवर्ड्स इन द पाइथन प्रोग्राम, पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, फॉल्स, फॉर, वाइल, एलिफ, पास, क्लास, लैम्डा एंड इफ। देखो यार यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्लियरली 11th क्लास में इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। कभी आप सोच रहे हो कि भैया ये सारी क्या याद करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं भाई, इनमें से कुछ ही चीज़ें जो आपको यहाँ काम आ जाती, दैट इज़ फॉल्स, फॉर, वाइल, एलिफ, ठीक है, पास, क्लास, कुछ चीज़ें। अब जैसे कि लैम्डा है, लैम्डा का आपका कोई यूज़ कहीं पे भी नहीं होगा पूरी बुक में। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा कि भाई कीवर्ड्स आपके कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट का आपका यूज़ होगा आगे। ठीक है, आपका यहाँ पे लोकल कंडीशन, इन सब का कोई यूज़ नहीं होगा। एल्स का आपका यूज़ होना है, इफ, एलिफ, एल्स की जो कंडीशंस है वो आपकी यूज़ होने वाली है। डिफाइन का आपका यूज़ होना है, DEF। ठीक है, रिटर्न आपका यूज़ होगा। तो कुछ चीज़ें जो इसमें से यूज़ नहीं होंगी और कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, और वो आपको आगे पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो इसकी अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा इस वीडियो में आ सकते हैं, या फिर दोबारा ये नोट्स आपके पास हैं ही, आप इन नोट्स में से दोबारा जब आप एक बार पढ़ लोगे पूरा सिलेबस, तब इनमें से दोबारा आप देख के सिलेक्शन कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे क्या क्या मिलने ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। अब यह आइडेंटिफायर्स क्या होता है? देखो कीवर्ड समझने के बाद आपको आइडेंटिफायर समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार कीवर्ड्स जब अगर हमने समझ लिया तो फिर आइडेंटिफायर्स क्या है इसी की तरीके से, बट ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ये कैसे भैया? यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। अब देखो कीवर्ड्स का क्या था, ये कीवर्ड्स जो थे यूनिवर्सल थे। ठीक है, मतलब हर किसी को इन सब की जरूरत पड़ती थी, तो फिर हमने कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन को कुछ एक वर्ड्स में डिफाइन कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी उसको अगर उस वर्ड को यूज़ करेगा तो वो उतना बड़ा प्रोग्राम ना लिखने के बदले वो सिर्फ वर्ड में, सिंगल वर्ड में वो प्रोग्राम वो इजीली एक्सेस कर पाएगा। उस वाले का उसका जो एक्शन है, उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है, वो उतना ज़्यादा उसको नहीं मैसी वैसी नहीं करना पड़ेगा, उसको बस एक छोटा सा एक वर्ड लिखना है एंड ही इज़ डन विद इट। बट यार होता क्या है कि अगर हमें अपना कोई पर्सनल खुद से अगर हमें कोई बनाना है, पर्सनलाइज्ड कोई प्रोग्राम बनाना है, या फिर हमें कोई पर्सनलाइज्ड कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, तब जाकर उसके इसमें हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिफायर्स का ही क्यों यूज़ कर सकते हैं, फिर हम आइडेंटिफायर क्यों नाम देते हैं इसको? देखो आइडेंटिफायर मतलब है जो कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई एक सम फंक्शन बनाया। अब देखो मैं सामने से ट्राई करूँगी, मैं आपको सामने पे दिखा सकूँ, तो यार यहाँ पे मैं सम अगर मैं लिख लूँ सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, अब यार मैं ए क्या है, ये मैंने कोई एक वैल्यू ले लिया, ऊपर वैल्यू को ले लिया, और बी की मैंने कोई अलग वैल्यू ले ली है। अब यार यहाँ पे ए और बी की मैंने वैल्यू ले लिया और सम में डिफाइन कर दिया। अब जो ये मेरा सम है, ये मेरा क्या है, बेसिकली ये मेरा आइडेंटिफायर है। अब भैया मुझे ये बता दो कि क्या मैं सम को एज आइडेंटिफायर ले सकता हूँ, या फिर क्यों ना मैं यहाँ पे प्रिंट लिख लूँ सम की जगह पे। ठीक है, तो यार ये इसकी कभी भी अगर हमें आइडेंटिफायर्स लिखते हैं तो फिर इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब तक अगर हम ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे, अगर हम इसके अलावा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भाई हमारा पाइथन प्रोग्राम क्या है, गलत हो जाएगा, वो हमारा एज एन आइडेंटिफायर नहीं माना जाएगा। अब देखो सबसे पहली बात, नेम शुड बिगिन विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर साइन। हमेशा नेम कैसे बिगिन होगा, या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए, या तो फिर अंडरस्कोर साइन से भी अगर बिगिन हो रहा है। अंडरस्कोर आपको पता ही होगा, ठीक है, एक नीचे से जो स्मॉल स्लैश आता है, वो आपको जो इंस्टाग्राम आईडीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो वो अंडरस्कोर साइन जो है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़, एंड कैन बी फॉलोड बाय एनी कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स A to Z, स्मॉल a to Z, कैपिटल A to Z एट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब स्टार्टिंग की बता दी इन्होंने कि भाई स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपका अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, या फिर आपका अंडरस्कोर साइन से ही स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज, शुड नॉट बी अ रिजर्व वर्ड और अ कीवर्ड। तो भाई ये जो है ना, ये कभी भी आपको कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। भाई रिजर्व वर्ड कौन सा, जो अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है, दैट इज कीवर्ड्स। तो भाई ये आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपका कीवर्ड है तो फिर वो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या भी है, यहाँ पे अगर जैसे कि कोई चीज़ ले रखी है, अगर यहाँ पे भैया फॉर ले रखा है, तो क्या मैं फॉर नहीं ले सकता? जी नहीं। अगर आप यहाँ पे फॉर को एज अगर आप यहाँ पे आप आइडेंटिफाई यूज़ करते हो, तो फिर फॉर एक रिजर्व वर्ड है और उसको आप आइडेंटिफाई नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका कुल मिला के एरर आ जाने वाला है।
ठीक है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन आती है कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक, यार यहाँ पे जो भी स्पेशल सिंबल्स मेंशन कर रखे हैं ना, मतलब ये समझ लो कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हम पाइथन में एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन। ठीक है, अंडरस्कोर साइन के अलावा कोई भी एंड हो या फिर आपका किसी भी टाइप का साइन हो वो हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, दैट इज मार्क्स वन, माई वेरिएबल, वेरिएबल अंडरस्कोर वन। तो ये सारे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कि आप एज अ आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। अगला है यार आपका वेरिएबल्स। अब भैया वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो देखो यार एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस विच कंटेन अ वैल्यू, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसके अंदर कोई भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, कंटेन अ वैल्यू जिसके अंदर कोई भी हम एक वैल्यू फीड करता है। अब भैया वेरिएबल्स में कैन बी न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब देखो वेरिएबल क्या हो सकता है, या तो हो सकता है सिर्फ नंबर्स का ही बना हुआ हो, या तो हो सकता है कि अल्फा न्यूमेरिक हो, अल्फाबेट भी हो, नंबर्स भी हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, स्टूडेंट इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, हमने जो स्टूडेंट है उसको क्या है, स्टूडेंट एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हम यूजर जो भी इनपुट डालेगा, जो भी यहाँ पे एंटर रोल नंबर में जो जब हमें आउटपुट मिलेगा तो फिर क्या करेगा, जो आउटपुट होगा वो यूजर से इनपुट मांगेगा कि भाई आप यहाँ पे एंटर रोल नंबर करके, वो मांगेगा कि इसके अंदर रोल नंबर डालो। अब जब यूजर जो इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है वो जब इसमें रोल नंबर डालेगा, मान लो रोल नंबर 1, क्योंकि मेरा रोल नंबर भी 1 ही था, तो फिर मान लो अगर रोल नंबर 1 डाला तो फिर रोल नंबर 1 का क्या आ जाएगा, वो वाली जो रोल नंबर 1 की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, स्टूडेंट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली यही यहाँ पे वैल्यू स्टोरेज का काम यहाँ पे जो होता है वेरिएबल्स करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ये क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए या फिर किसी भी टाइप के इस टाइप के वेरिएबल्स हमें लेना है, कुछ वेरिएबल के अंदर कुछ वेरिएबल लिया उसके अंदर कोई वैल्यू डालनी है, इस सारे काम के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है लिटरल्स। अब ये लिटरल्स क्या होता है, तो भाई लिटरल्स आपको बेसिक तरीके से समझाओ तो फिर वो रॉ डाटा होता है जिसको क्या असाइन किया जाता है, वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट को जो रॉ डाटा असाइन किया जाता है प्रोग्रामिंग करते वक्त, उस सभी को हम लिटरल्स कहते हैं। आप देखो यहाँ पे इसका ज़्यादा में डिटेल मीनिंग नहीं जाना है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे इसके फर्दर और सब डिविजन्स की आपको मीनिंग समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे आता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। अब ये स्ट्रिंग क्या आ गया भैया, तो देखो स्ट्रिंग जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था पहले कि स्ट्रिंग के बारे में आपको नीचे समझाऊंगा, तो ये वो जगह आ चुकी है जहाँ पे आपको स्ट्रिंग के बारे में समझना है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग मतलब क्या, a way to represent text in Python by enclosing it in either single quotes or double quotes. They are used to store words, sentence in your program. कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंस को स्टोर करना है अगर आपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो आपका स्ट्रिंग्स के अंदर होगा। इनको हम सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में ट्रिपल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सुनो, अब सबसे पहले तो बात आती है सिंगल कोट्स की। अगर आप यहाँ पे इनको सिंगल कोट से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ये एक लाइन तक ही आपका जो स्ट्रिंग चलेगा। कोट्स यूज करने पे सिर्फ वो एक लाइन के बाद जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसको हम आगे अगर हम ट्राई करेंगे लेने की तो फिर आगे हमारा स्ट्रिंग नहीं बनेगा। नेक्स्ट यार अगर आपको मल्टी लाइन में चाहिए, अगर आपको ऐसा कोट्स चाहिए, ऐसा आपको स्ट्रिंग बनाना है जो कि इस लाइन में भी इस लाइन में मल्टीपल लाइंस में आपका वही स्ट्रिंग चलता रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ट्रिपल कोट्स यूज करना है। सिंगल और डबल दोनों में क्या होगा, आपका सिंगल कोट्स ही आएंगे, और डबल अगर आपको मल्टीपल लाइन्स के लिए कोट्स चाहिए, अगर आपको मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग बनाना है तो फिर आपको वहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे एक और तरीका होता है दैट इज और बैक स्लैश एट द एंड ऑफ लाइन। हर लाइन के एंड में या तो आप बैक स्लैश ऐड कर दो, हर लाइन के आप एंड में आपको बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, तब जाके आप वो मल्टी लाइन कमेंट्स मल्टी लाइन बना सकते हो स्ट्रिंग, या तो यार आप सबसे सिंपल आप 3 कोट्स ट्रिपल कोट्स आप यूज। तो यार जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे वेलकम टू नितिन पालीवाल करके आपके चैनल का मैंने अपना नाम दे दिया है, तो फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी मन करे, और ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखोगे तो फिर आपके मल्टीपल लाइंस में आप उसी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, हर लाइन के एंड में आपको एक बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए आपके मल्टी लाइन्स स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट आपका आता भी है न्यूमेरिक लिटरल्स। क्या होता है, अब देखो न्यूमेरिक लिटरल्स में आपका नाम सुन के पता चल रहा है न्यूमेरिक मतलब कि नंबर से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट नंबर्स, वो वैल्यूज जो कि नंबर से रिप्रेजेंट करेंगी। सबसे पहले यार ये इम्यूटेबल होता है, इसको हम जो वैल्यूज होंगी उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। इम्यूटेबल मतलब आपको नहीं पता, तो फिर यार आपको बता दो, इम्यूटेबल वो वैल्यूज होती है जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते, और म्यूटेबल वो होती है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है यहाँ पे इंटीजर्स। अब भैया देखो मैथ्स वाले जो होंगे उनको तो इंटीजर का मतलब एकदम से ही समझ में आ गया होगा कि जीरो को इंक्लूड करते हुए सारे पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज सारे नेचुरल नंबर्स बोल लो आप, या फिर आप होल नंबर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, और नेगेटिव वाले सारे सारे नेगेटिव होल नंबर्स या फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, बोला तो नहीं जाता नेगेटिव पर बोल दो, ठीक है। तो नंबर लाइन में जो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे सारे इंटीजर्स होंगे 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे आपको बात ध्यान ये रखनी कि यहाँ पे आपके पॉइंट्स नहीं आते कभी भी इंटीजर में, जो मैथ वाले नहीं है उनको ज़्यादा डिटेल में बता दो। तो कभी भी इंटीजर्स के अंदर पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले कोई भी नंबर नहीं आते हैं। डेसिमल वाले जो भी होते हैं वो सारे सारे फ्लोट्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि भैया जो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड करेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे भैया हमारे, ये सारे इंटीजर्स के अंदर आएंगे। और अगर किसी में भी अगर हमारा पॉइंट में आ रहा कोई आंसर, तो भैया वो हमारा फ्लोट बन जाएगा। तो ये आपको साथ में क्लियर हो गया था। रियल नंबर्स हैविंग बोथ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज, पॉइंट वाले भी और साथ में इंटीजर्स भी, दोनों के दोनों हमारे फ्लोट में आ जाते हैं, बट इंटीजर्स के अंदर हमारे फ्लोट्स वाले कंसिडर नहीं होंगे। लास्ट यार हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको बता दूं मैं, यहाँ पे इस फॉर्म में होता है a + bj। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। बस आप इसकी फॉर्म याद रख सकते हो, दैट इज a + bj, एंड इसका एग्जाम्पल ध्यान रख लो, दैट इज z = 7 + 5j। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा आप इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट भैया आ गए हम बूलियन लिटरल्स पे। अब देखो बूलियन लिटरल्स क्या होता है, दैट इज ट्रू/फॉल्स। बूलियन यार अगर आप नहीं पढ़ा तो फिर इससे पहले मैंने आपको बूलियन पढ़ा रखा होगा, आपको याद आ रहा हो तो ठीक है। तो बूलियन यार बूलियन मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, जिसमें हम कोई भी डिसिसिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो जीरो होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा ट्रू में हमें पता है, ट्रू में हम 1 लेते हैं वैल्यू और फॉल्स में हम 0 लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया x = 1 डबल = 1। अब देखो ये हमारी एक कंडीशन दे दी है। अब जब हमने यहाँ पे डबल = लगा दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, हमने कंपैरिजन कर रहा है बेसिकली 1। अगर ये वाला हमारा जो 1 है, अगर ये इस वाले जो जो 2 = के लेफ्ट और राइट साइड वाली चीज़ें अगर ये दोनों की दोनों इक्वल होती है तो हमारा आंसर ट्रू आता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है इन दोनों = के इधर वाला भी 1 है और इधर वाला भी 1 है, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है आउटपुट x इज ट्रू। अब भैया x इज कहाँ से आ गया यार, ये यहाँ से आया है, क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग जो आप प्रिंट करा रहे हो उसमें आपने प्रिंट कराने से पहले ही बोल दिया था कि भैया x इज लगा देना पहले इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इसलिए आपने ये आ गया एंड कॉमा के बाद आपने x लिख दिया है। और x की वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी, आपने ऊपर आपने x की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, दैट इज x = ब्रैकेट में 1 = 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आपकी वैल्यू ट्रू आई, वो वैल्यू इस वाले x के अंदर आ गई ट्रू, एंड देन जब प्रिंट हुआ तो फिर प्रिंट कराने के लिए हमें पता चला, प्रिंट फंक्शन ने देखा कि भाई पहले क्या प्रिंट कराना है x प्लस, देन उसके बाद आपकी x की वैल्यू जो ट्रू है वो आपने लिख दिया और पूरा आंसर आ गया, आपका आउटपुट आ गया x इज ट्रू। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका यार होता है स्पेशल लिटरल्स। स्पेशल लिटरल्स क्या होता है भैया, यूज्ड टू सिग्निफाई दैट अ पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट क्रिएटेड। स्पेशल लिटरल्स का यार तब यूज होता है जब हमें ऐसा अगर मान लो कि यार हमने कोई ऐसी फील्ड है जिसकी यार अगर आप बाद में पढ़ोगे, अभी आप यहाँ पे MySQL वगैरह, ये तो आपको MySQL तो आप 12th में पढ़ोगे, बट आप फर्दर आप इसमें पढ़ोगे कि भाई नन का क्या यूज होता है, ठीक है। नन का क्या मतलब होता है यार, नन मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। एम्प्टी, अगर जहाँ पे कोई भी स्पेस कुछ भी नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे हम सिंपली नन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे नन लग जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर हमें कोई फील्ड को नॉट क्रिएटेड दिखाना है या फिर जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है वो शो करना है, तो फिर हम नन का यूज़ करते हैं। वैल्यू = नन, प्रिंट वैल्यू, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगा, नन ही आ जाएगा। अगर हमने कुछ नहीं डाली वैल्यू तो फिर अगर हमने इनपुट कुछ नहीं डाला तो फिर आउटपुट भी नहीं मिलेगा, अगर हमने मेहनत नहीं की तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो वही बात है। तो लिटरल कलेक्शंस, अब लिटरल कलेक्शंस यार मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैंने यहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एज इट इज़ छोड़ दिया, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज़ को आपको बार बार करवा के आपका टाइम वेस्ट करता रहूँ। यहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो भाई उन वाले चैप्टर्स में हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे इनको अलग से नहीं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं भैया ऑपरेटर्स क्या होता है। यार ये वाली आपकी थोड़ी चीज़ जो है ना थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेरे दिमाग में आते रहेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स में आ जाता है स्पेशल सिंबल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन और वैल्यूज। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है
अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक क्या, अरिथमेटिक मतलब आपको सुन के समझ में आ रहा होगा, अरिथमेटिक मतलब जो हमारी अरिथमेटिक मैथमेटिकल रिलेटेड कुछ काम करता होगा भैया, हाँ भाई वही करता है, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल रिलेटेड कुछ टास्क, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी बहुत कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। अब देखो एडिशन कैसे होता है। अब यहाँ पे एडिशन में हमने पहले नंबर 1 ले लिया, नंबर 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, नंबर 2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू 11। बहुत इजी है, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं। हमने नंबर 1 जो है एक वेरिएबल लिया, दैट इज नंबर 1। नंबर 1 के अंदर हमने कोई वैल्यू फीड कर दी, दैट इज 5। देन हमने कोई वेरिएबल लिया नंबर 2, उसके अंदर हमने वैल्यू फीड कर दी 6। देन हमने क्या किया, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, वेरिएबल पहले इन्होंने चेक किया, मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो नंबर 1 5, नंबर 2 की वैल्यू 6। फिर नंबर 1 जब इसने प्रिंट कराने के लिए हमने दिया इसको, तो फिर पहले इसने चेक किया होगा कि भैया नंबर 1 कौन सा है। फिर इसने ऊपर चेक किया होगा कि नंबर 1 की वैल्यू तो भाई डिफाइन कर रखी है 5, और अगर आपने यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी होती तो फिर आपका एरर आ जाता है, दैट इज वैल्यू नॉट डिफाइन करके आपको बता देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 5, एंड नंबर 2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 6। तो इसलिए इसने दोनों की दोनों वैल्यूज ऊपर से उठाई और इन दोनों वैल्यूज को सम कर दिया और हमारा आंसर क्या दे दिया, हमें 11 दे दिया। तो इस टाइप से ये आपका एडिशन वर्क करता है। और एडिशन समझने के बाद आई होप सब्ट्रैक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन में आपका सिंपल सा मल्टीप्लाइड वाला जो साइन होता है, स्टार वाला साइन, वो यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्रॉस वाला साइन आपका मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन वाला ही साइन जो आपका स्टार वाला साइन होता है वो ही आपका यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे नंबर 2 इंटू नंबर 1, तो फिर यहाँ पे मैंने नंबर 1 नंबर 2 सेम ही रखा है यहाँ तक, ठीक है। तो फिर आपका 5 इंटू 6 दैट इज 30। एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले का एक और यूज है, दैट इज भैया यहाँ पे अगर हमारा स्ट्रिंग हो, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया मान लो, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटू 2 कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इंडिया जो है 2 बार प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इंडिया प्रिंट होगा और उसी के पीछे दोबारा इंडिया प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ लेनी है। अगला आता है भैया डिवीजन का। डिवीजन के लिए यार ये डिवीजन वाला साइन यूज होता है, और सेम टू सेम जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो वैसे ही यहाँ पे हमने नंबर 1 ले लिया, नंबर 2 ले लिया, फिर हमने नंबर 2 में से नंबर 1 को डिवाइड किया, नंबर 2 को नंबर 1 से डिवाइड किया, तो फिर आपका 0.5 आ गया। देन भैया मॉड्यूलस, अब देखो मॉड्यूलस समझाने वाली बात है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। तो मॉड्यूलस का मैं बता दूँ यार, यहाँ पे आपका होता क्या है कि एक नंबर, अगर आप किसी नंबर का मॉड्यूलस निकाल रहे हो किसी दूसरे नंबर के साथ, मान लो 13 और 5 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 13 को आपको 5 से डिवाइड करना है। जब आप 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जो ये रिमाइंडर बच रहा है इसी को ही हम मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या भैया, नंबर 1 लिया 13, नंबर 2 लिया 5, नंबर 1 परसेंटेज का साइन लगा के नंबर 2, तो फिर रिमाइंडर आ गया 3। एक मैं आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब यार आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो हो सकता है आपको एक टाइप का कोड बनाने को बोले, आपसे टीचर्स बोले कि भैया ऑड इवन नंबर्स का बताओ, कि भाई अगर मैं कोई भी नंबर डालता हूँ प्रोग्राम में, अगर मैं मान लो कि ऐसा कोड लिखना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र कोई एक नंबर डालता है, अब वो नंबर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ठीक है। अब यूज़र जो नंबर डाल रहा है उसके बाद जब यूज़र एंटर करे उस नंबर को, तो फिर आपका नीचे जो हो प्रोग्राम बता दे आपको कि ये नंबर इवन है या ऑड है, वो साफ साफ लिख के बता दे कि यस दिस नंबर इज इवन एंड दिस नंबर इज ऑड। तो ये वाला जो होगा, ये वाला आपका इस मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ करके ही ये वाला प्रोग्राम बनता है। अगर आपको पता है तो फिर आप नीचे कमेंट करके बताना कि आखिर ये वाला प्रोग्राम्स कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा छोटा प्रोग्राम होता है, इतना टफ कोई प्रोग्राम ही होता नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ज़रूर से ये भेज देना है, ठीक है। इसका एक बार आंसर मुझे बता के भेजना, मैं देखता हूँ भाई आप लोग कितना इसका रिप्लाई करते हो, अगर आप लोग सीरियस हो इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भी इसका आंसर बताना। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली यार लिख भी दिया है रिमाइंडर करके, ताकि अगर आप नोट्स पढ़ रहे होगे, अगर आप रिवाइज कर रहे होगे, तो उस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा, अगर आप भूल भी गए तो फिर आप साइड में रिमाइंडर पढ़ के आपको ध्यान आ जाए कि हाँ भाई ये डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो जाके वो यहाँ पे होता है, वही यहाँ पे लिखना होता है। देन फ्लोर डिवीजन में आपको क्वोशिएंट लिखना होता है, सेम टू सेम डिवीजन करके ही जो आपका आंसर जो हम बोलते हैं, फिर जो क्वोशिएंट आता है वो आपको यहाँ पे एज अ आउटपुट दे देना है। एंड देन एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। अगर किसी पावर, अगर हमें यहाँ पे नंबर 1 की पावर, नंबर 1 डबल स्टार नंबर 2 दे रखा है, मतलब कि नंबर 1 रेज टू द पावर नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 क्या है 3 रेज टू द पावर क्या है 4 है ना, तो 3 रेज टू द पावर 4 करेंगे तो फिर आपका 81 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, डबल स्टार किसके लिए होता है, एक्सपोनेंट के लिए होता है, दैट इज पावर के लिए होता है।
नेक्स्ट ईयर आपका आता है यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर। भैया रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? तो फिर देखो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब आपको समझ जाना, रिलेशनल मतलब रिलेशन जो कि किसी दो चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या है, डबल इज इक्वल्स टू। अब ये डबल इज इक्वल्स टू जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, इसका यूज किया गया था हमने दो जो वन और वन थे इनके बीच में रिलेशन देखने के लिए कि क्या ये वाला वन इस वाले वन के इक्वल है, तो तभी जाके हमारा ट्रू और फॉल्स वाला आउटपुट आया था, ठीक है। तो वो इसी बेसिस पे आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है इसका, इक्वल टू, ठीक है। तो फिर ये कंपेयर करता है कि भाई ये चीज़ें इक्वल हैं या फिर नहीं है। ध्यान रखना यार आपको, ये सिर्फ कंपेयर करता है, ठीक है, ये बस रिलेशन चेक करता है, ये उनको इक्वल प्रूव नहीं करता। अगर हमें इक्वल प्रूव करना होता है तो हम एक सिंपल सिर्फ एक इज इक्वल्स टू लगा देते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो फिर सिंपल वन इज इक्वल्स टू यूज करके हम डबल इज इक्वल्स टू इस तरीके से यूज नहीं करते। डबल इज इक्वल्स टू हम रिलेशन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल में यार यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ दैट इज x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज डबल इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या किया हमने, x की कोई वैल्यू ली, y की कोई वैल्यू ली और उसका पूछा कि भाई जो x की वैल्यू है क्या वो y के इक्वल है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई फॉल्स, क्योंकि भाई 5 जो होता है वो 3 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब भाई ये क्या आ गया, यहाँ पे हमने पहले ये लगाया, उसका जाके हमने सिंबल्स का यूज़ किया है कुछ। तो फिर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट इक्वल टू। तो फिर भाई डायरेक्ट पाइथन में नॉट इक्वल टू यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे इस तरीके से हम नॉट इक्वल टू को यूज़ करते हैं। सबसे पहले यार हमारा x, उसके बाद जाके हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू ये y, x इज नॉट इक्वल्स टू y। अब देखो सेम वही वाले x और y की वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, x इज नॉट इक्वल्स टू y। तो ऑब्वियसली भाई यार स्टेटमेंट सही है कि x y के इक्वल नहीं है, क्योंकि भाई 3 और 5 इक्वल थोड़ी होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटर देन। अब यह ग्रेटर देन में क्या, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा है। अब x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है? भैया हमारे x की क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू थी 5, y की क्या वैल्यू, y की वैल्यू 3, तो 5 तो 3 से बड़ा होता है ना। तो ये हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेसर देन में हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या क्या मतलब है, या तो ग्रेटर देन या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, ठीक है। ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अगर आपका कोई कंपैरिजन करते हैं, अगर सामने वाला नंबर बड़ा है या बराबर है तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर बड़ा या फिर बराबर नहीं है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। सेम टू सेम केस लेस देन इक्वल टू के साथ भी है। अगला आपको समझना है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ, असाइनमेंट मतलब किसी में अगर कोई चीज़ हमें असाइन करनी है, ठीक है, तब जाके उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यार x में हम 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, y में हम 3 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम असाइन ही तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इज इक्वल्स टू आता है। इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। तो यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू y, देन x की वैल्यू अगर हमने प्रिंट x करेंगे तो 4 प्रिंट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी आप बात समझना, पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने 9 ली, ठीक हो गया। दूसरी बार हमने क्या किया, y की वैल्यू हमने 4 ली, ठीक है भैया। फिर क्या किया हमने, x की वैल्यू को y की वैल्यू के इक्वल करा दिया। तो यहाँ पे देखो पहले भी हमने x की कोई वैल्यू डिफाइन की थी, उसके नीचे आके हमने x की कोई और वैल्यू डिफाइन कर दिया। हमने क्या कर दिया, नीचे आके x की वैल्यू y डिफाइन कर दिया है। तो ध्यान रखना है, अगर हम नीचे वैल्यू सेम उसी वेरिएबल की कोई और डिफाइन कर देते हैं तो फिर यार वो वैल्यू जो नई वैल्यू हमने ली है वही वैल्यू उसकी वैल्यू बन जाती है, पुरानी वैल्यू अपने आप हट जाती है। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू y के इक्वल हो गई है। तो अब जब हमें x प्रिंट कराने को बोलेंगे तो फिर y को चेक करेगा और y की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रिंट होके 4 आ जाएगा। अगला है आपका प्लस इज इक्वल्स टू। अब प्लस इज इक्वल्स टू क्या करता है, यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको देखने को मिलेगा आपकी पूरी 11th क्लास में, दैट इज एड्स राइट एंड लेफ्ट एंड असाइन रिजल्ट टू द लेफ्ट। जो भी आपको वैल्यूज दे रखी होंगी लेफ्ट और राइट वाली, इन दोनों को ऐड करेगा और वो वाली जो वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, लेफ्ट वाली वैल्यू में असाइन कर देगा इनका सम। भैया कैसे करेगा, आप मान लो x प्लस इज इक्वल्स टू वाई। अब x की क्या वैल्यू आपकी 9 है, ठीक है, y की क्या वैल्यू आपकी 4 है। अब क्या करोगे आप, अगर आपने इसका यूज़ किया तो फिर पहले तो ये x और y को सम कर देगा, ठीक है। x और y को सम कैसे करेगा, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यू 13 आई है इसको अल्टीमेटली अपने आप x के अंदर असाइन भी कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसमें प्लस और इज इक्वल टू दोनों साइन दे देगा, क्योंकि पहले प्लस करता है उसके बाद ये इज इक्वल कर देता है किसके, x के इक्वल। अब ध्यान आपको ये रखना है, हमेशा ही लेफ्ट के इक्वल करेगा, ठीक है, राइट वाले के इक्वल नहीं करता है। हमेशा किस में असाइन करता है वैल्यू, लेफ्ट वाले को, यानी कि x को। ये वाले x को ही वैल्यू असाइन करेगा, कभी भी ये राइट साइड वाले y को वैल्यू असाइन नहीं करेगा, ठीक है। अब हमने प्रिंट x किया तो फिर वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। नेक्स्ट आपका
सब माइनस इज इक्वल टू सेम काम होता भैया इसमें भी, सब्ट्रैक्ट राइट एंड लेफ्ट एंड असाइन द वैल्यू रिजल्ट टू द लेफ्ट। इसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सबसे पहले हमने x में से y सब्ट्रैक्ट किया। भैया x क्या था हमारा, x था हमारा 9, y क्या था 4, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो फिर आपका क्या आया आंसर, आपका आया 5 एंड देन ये 5 की वैल्यू आपने x में असाइन हो गई अपने आप ही। नेक्स्ट आपने कहा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेम तरीका, डिवाइड इज इक्वल टू सेम तरीका, उसका ये आपको पता है मॉड्यूलस इज इक्वल टू सेम वही चीज़, जो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ से वो उसको असाइन कर देगा, डिवाइड करने का जो आपका रिमाइंडर आया वो इसने असाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 था इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। फिर यहाँ पे डबल स्टार इज इक्वल टू पावर करने के बाद जो रिमाइंडर आया वो इसने असाइन कर दिया यहाँ पे इसको, तो फिर यहाँ पे हमने कुछ इसकी पावर यारी कर दी और जो इसका जो रिजल्ट आया वो हमने वाली वैल्यू किसमें x में असाइन हो गई। तो भाई ये सारी की सारी बहुत सिंपल चीज़ है, ऊपर वाली आपने चीज़ पढ़ ली तो फिर सारी चीज़ वही चीज़ें नीचे रिपीट हो रही हैं। बस बात क्या हो रही है यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो अपने आप लेफ्ट साइड वाली वैल्यू यानी कि x वाली वैल्यू में असाइन हो जा रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा सब में। ठीक है, आई होप यार ये बात आपको समझ में आ गई। अगर यार समझ में नहीं आ रही ना तो फिर नीचे कमेंट में बता दो या फिर टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज कर देना डायरेक्टली। डिस्कशन वाला ग्रुप बना रखा है, वो अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आप इजीली मैसेज कर सकते हो। अगला यार आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब यार लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिकल यार आपने अगर पढ़ा होगा ना, इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस कर रखे हैं, दैट इज एंड और नॉट, ये सब हमने लॉजिक गेट्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एंड लॉजिकल एंड और लॉजिकल और नॉट लॉजिकल नॉट। अब ये लॉजिकल का क्या मतलब है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। मैं बता दूँ यहाँ पे एंड मतलब होता है आपको, अगर मान लो आपको कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है, मान लो कि आपने सोचा कि मैं स्कूल जाऊँगा, बट स्कूल में तभी जाऊँगा जब पहली कंडीशन बारिश ना हो, क्योंकि यार आज के टाइम में बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई स्कूल नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन बारिश ना हो रही हो, दूसरा भाई मैथ्स के टीचर एब्सेंट हो। ठीक है, तो दो कंडीशन आपने ले ली कि भाई या तो बारिश नहीं आनी चाहिए और साथ में मैथ्स के टीचर भी एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, अब आप तब तक स्कूल नहीं जा रहे जब तक भाई ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि हम जब मैथ्स के टीचर नहीं आ रहे और जब आपकी बारिश नहीं हो रही तभी जाके आप, जब आपकी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी जाके आप जा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं जा रहे हो। तो यही आपका एंड होता है। एंड मतलब जहाँ पे आपकी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी कंपलसरी होती है, अदरवाइज आपका आउटपुट ट्रू नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यार मैंने आपको दे दिया a इज इक्वल टू 20, इफ a इज लेस देन 30, अगर a की वैल्यू क्या है 30 से कम है एंड a इज ग्रेटर देन 10 एंड a की वैल्यू 10 से बड़ी है, मतलब 10 से बड़ी है और 30 से छोटी है, 10 से बड़ी 30 से छोटी, तो हमें क्या करना है यहाँ पे प्रिंट कर देना है येस। तो भाई आपको बताना है मुझे भाई कमेंट्स में कि यार यहाँ पे येस प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट यार आपका और मतलब यार आपको पता ही है, और जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और वाले कि भाई ये करो या फिर ये करो, तो उन दोनों चॉइस में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे भी हमारी दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो भाई हमारा काम हो गया वहाँ पे। ठीक है, हमें जो एग्जीक्यूट करना है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट करवा सकते हैं, जो काम करना है वो हम उस पर फर्दर वर्क कर सकते हैं, मतलब कि हमारा ट्रू हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, सो इफ a इज ग्रेटर देन 10 और a इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट yes। तो भाई यहाँ पे हमारी इनमें क्या हो रही है, a 10 से भी बड़ा है और 5 से बड़ा, तो फिर दोनों में यहाँ पे हमारी वैल्यूज कंडीशनल दोनों में बैठ रही है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। बट इन केस अगर किसी एक में नहीं वैल्यू फिट होती तब भी हमारा ये प्रिंट हो जाता है, क्योंकि दूसरे में तो फिट हो रही है ना। तो और में क्या है, हमारा दो कंडीशन होती है, जो भी दो कंडीशन है इनमें से कोई एक होनी कंपलसरी है, दूसरी भले ही ना हो। एंड में क्या है, दोनों की दोनों होनी कंपलसरी है। बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नॉट क्या करता है यार, जो भी आपका जो आउटपुट आ रहा है ना उसका उल्टा, मतलब कि इट्स सनी लेट्स से, अब मैं इसको बहुत ईजी करके समझाता हूँ, इज अंडरस्कोर सनी है, अगर सनी है, अगर धूप आ रही है तो ट्रू है। ठीक है, और अगर सनी नहीं है, इज रेनिंग इज इक्वल्स टू नॉट इज सनी, मतलब अगर सनी नहीं है तो फिर क्या हो रहा होगा, रेनिंग हो रहा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाना कि अगर सनी है
तो फिर तो भाई वैल्यू हमारी ट्रू आनी चाहिए। और अगर नॉट इज सनी, अगर सनी नहीं है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए कि इट्स रेनिंग। तो मतलब बेसिकली अगर सनी है तो ट्रू, अगर सनी नहीं, अगर मौसम की बात हो रही है, ठीक है, अगर सनी अगर सनी हमारा क्लाइमेट नहीं हो रखा है, फिर हम कह सकते हैं वेदर नहीं हो रखा सनी, तो फिर हमारा यहाँ पे इज रेनिंग आ जाएगा कि मतलब सनी नहीं है तो फिर क्या होगा, रेनिंग हो रहा होगा। अगर रेनिंग नहीं हो रही है तो फिर अपने आप सनी हो रहा होगा। तो यहाँ पे नॉट का यूज होता है, दैट इज हमें उल्टे वाले को डिफाइन करता है कि नॉट को डिफाइन करता है। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। अगला आ जाता है भैया हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब यार आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे यहाँ पे दो आता है, दैट इज एंड इज नॉट। इज में क्या आता है हमारा, रिटर्न्स ट्रू व्हेन ऑपरेंट्स टाइप एंड डाटा टाइप इज सेम। अब यहाँ पे यार ऑपरेंट्स डाटा टाइप और टाइप क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दैट इज x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे x की इन्होंने वैल्यू क्या ले ली, 20 ले ली है, दैट इज अब यहाँ पे इन्होंने ले लिया टाइप x इज int। तो इन्होंने यार एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि x किस टाइप का है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा है क्या x int यानी कि क्या x इंटीजर है। तो हमने चेक किया कि हमने देखा कि भाई एक बार देखे जरा, कंप्यूटर ने देखा, चेक किया तो देखा कि हाँ भाई वैल्यू तो 12 है, तो 12 इज एन इंटीजर, तो ये वैल्यू क्या है, तो सही हो गई बात। तो फिर यहाँ पे इन्होंने ट्रू प्रिंट करा दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, टाइप x इज इंटीजर। अगर हम यहाँ पे लिख देते टाइप x इज फ्लोट, ठीक है, तब क्या होता, तो भाई उस टाइम पे भी हमारा क्या होता, केस ये वाला ठीक होता, क्योंकि फ्लोट के अंदर भी इंटीजर आ जाते हैं, ठीक है, फ्लोट के अंदर इंटीजर पे। बट अगर यहाँ पे ये फ्लोट दिया हुआ था, x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फ्लोट में ली होती, 0.2 ली होती, 5.6 ली होती, ठीक है, और हम पूछ रहे होते कि टाइप x इज int यानी कि इंटीजर है, तब ये हमारा फॉल्स बोलता, क्योंकि यार हमारे इंटीजर तो है नहीं, वो हमारे क्या फ्लोट है, और इंटीजर्स के अंदर फ्लोट की वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। तो ये हमारा ये इज हो गया। और इज नॉट का सेम उल्टा केस, इसमें नहीं है, अगर नहीं है तब जाके वो ट्रू शो करेगा, दैट इज अगर हमारा x जो है 12 है, टाइप x इज नॉट, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग रह गई, इसके साथ यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं एडिट करते हुए बता दूंगा, अगर भाई नोट्स भी अगर हो पाएंगे तो मैं एडिट में बता दूंगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इज नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइप x इज नॉट इंटीजर, मतलब कि अगर आपका टाइप जो है यहाँ पे x का जो टाइप है अगर वो इंटीजर नहीं है तब आपको ट्रू प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइप x क्या है हमारा, इंटीजर है, इंटीजर है, मतलब कि आप क्या हो जाएगा, ये तो भाई स्टेटमेंट गलत हो गई। हमें ट्रू हमारा ट्रू कब प्रिंट होना था, अगर हमारे इंटीजर नहीं होता, बट हमारा तो इंटीजर है, मतलब क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। बात क्लियर है, तो यार ये हो गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब क्या होता है भैया, तो यार मेंबरशिप से आता है हमारे चैनल की मेंबरशिप कास्ट बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती, तो फिर कई सारे लोग हमारे चैनल से मेंबर्स बन जाते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे यार मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब होता है किसी चीज़ का मेंबर बन जाना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इन और नॉट इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यार अगर मान लो किसी चीज़ में मैं कोई सेट लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ मेरे पास एक लिस्ट है, और मैं पूछता हूँ कि क्या भाई ये जो मैंने एक पर्टिकुलर मैंने आपसे एक वैल्यू पूछी कि क्या मेरा 12 इस सेट के अंदर आ रहा है, क्या मेरा 12 इस लिस्ट के अंदर आ रहा है, डिक्शनरी के अंदर आ रहा है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी मेंबरशिप चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि क्या भाई रोहित, राहुल, कोई भी नाम है, तो फिर क्या वो हमारा इस वाले जो मेरे चैनल के अंदर जो चैनल मेंबरशिप क्या उसके अंदर नाम आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती है, रिटर्न्स ट्रू इफ फाउंड। मान लो कि L नाम की मैंने एक लिस्ट लिया है, उसके अंदर 12, 23 और 34 है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 12 इन L, क्या L जो है वो 12 के अंदर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मुझे पता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी, तो फिर ये आपका ट्रू प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम ऐसी कोई चीज़ पूछेंगे जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं होगी, तो फिर ये हमारा फॉल्स आउट मिल जाएगा हमें। नॉट इन का यार सेम केस बिल्कुल उल्टा ही, दैट इज 23 इन L। अब देखो 23 इन L, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 23 नॉट इन L आना था, यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई थी। 23 नॉट इन L, दैट इज यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर 23 आपका L के अंदर नहीं है तो फिर आप देखोगे क्या 23 L के अंदर नहीं है, अगर L के अंदर नहीं है तो फिर ट्रू प्रिंट कर दो, अगर L के अंदर है तो फिर फॉल्स प्रिंट कर दो। तो फिर यहाँ पे 23 L के अंदर है तो फिर ये आपका फॉल्स प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं भैया डाटा टाइप्स की। अब ये डाटा टाइप्स क्या होता है, तो देखो यार डाटा टाइप्स मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको सामने दिख रही होगी पूरी टेबल, दैट इज टाइप, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। अब देखो बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं हमारे पाइथन के अंदर जो कि यूज़ होता है। सबसे पहले आता है हमारे नंबर्स के अंदर बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये आपको पता है। बूलियन के अंदर आपको पता है बूल हमारे यहाँ पे डाटा टाइप यूज होता है, और यहाँ पे
बूलियन नंबर जो होते हैं 0 और 1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सीक्वेंस में हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। स्ट्रिंग कैसे डिनोट करते हैं, लिस्ट कैसे डिनोट करते हैं, टपल डिनोट करते हैं कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ आप देख सकते हो। लिस्ट में हमें यहाँ पे जो होता है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है, और टपल के लिए हमारे कर्व जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होता है हम उनका यूज़ करते हैं। डिक्शनरी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कर्व्ड ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सामने ये आपका डिक्शनरी वाला है, ये आपका नन हो गया जो मैंने आपको बता दिया पहले। टपल जो होता है इम्यूटेबल होते हैं, लिस्ट जो होती है आपकी इम्यूटेबल होती है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट आपको बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। अब एक्सप्रेशंस में क्या है भैया, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कंस्टेंट्स व्हिच इज ऑलवेज इवैल्यूएटेड टू अ वैल्यू। तो यहाँ पे 23, 12 + 10। तो एक्सप्रेशंस मतलब किसी भी एक्सप्रेशन मतलब यार जो हम इक्वेशन बोलते हैं ना मैथ में, उसी को यहाँ पे हम एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 23 + 12 + 18 इस अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। फिर हम इसको सॉल्व करते हुए जितने भी स्टेप्स आएंगे अपने आप एक एक्सप्रेशन बनती जाएगी, दैट इज ईजी एक्सप्रेशन, ठीक है। सॉल्व होते होते सॉल्व एक्सप्रेशन बन जाएगा ये। तो एक्सप्रेशन बस इतना ही था आपके इसमें। देन आपका आता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, अ स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। एक यूनिट ऑफ कोड दैट जो कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। अब वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 2, यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर, इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया गया। तो फिर भाई स्टेटमेंट वही होती है हमारा एक यूनिट ऑफ कोड जिसमें कि हम पाइथन इंटरप्रेटर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर सकता है बस। तो यार ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती, जो मैंने आपको बताया ऑपरेटर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर वाले टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, या वाले टॉपिक्स आपके नए नए सिलेबस में आए हुए हैं और इनसे प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस कम फॉर्म होते हैं। बात आती है यहाँ पे टाइप कन्वर्जन की, ठीक है। टाइप कन्वर्जन मतलब हमें नाम से समझ में आ रहा है, टाइप मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब टाइप कितने टाइप के होता है भैया, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन। दो टाइप के हमें कन्वर्जन पढ़ने हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, ऑल्सो रेफर टू एट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन दिस टाइप डाटा टाइप कन्वर्जन इज फोर्स्ड बाय प्रोग्रामर। ये कौन करता है, प्रोग्रामर करता है। यहाँ पे सिंटैक्स आपका यहाँ पे दिख रहा है, न्यू डाटा टाइप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, काम का नहीं होता, बस मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे यार आपको साफ समझ रहा है फंक्शन डिस्क्रिप्शन। अब सारे के सारे वैल्यूज आपको दिख रही है, INT वैल्यू दैट इज इंटीजर वैल्यू, कन्वर्ट वैल्यू टू एन इंटीजर। INT वैल्यू क्या करेगा, इंटीजर में बदल देगा। फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट में बदल देगा। स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग में बदल देगा। CHR क्या करेगा, कैरेक्टर में बदल देगा। और UNICHR यानी कि ये क्या कर देगा, यूनिकोड कैरेक्टर में बदल देगा। तो बस ये सारी चीज़ें कि क्या किस में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर ये आपको समझ लेना है वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करना है, उनके लिए इन सब फंक्शंस का यूज़ होता है। अब मान लो आपको फ्लोट से किसी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो यार फ्लोट और इंटीजर को आपको दिमाग में क्लियर रखना है। फ्लोट मतलब जिसमें पॉइंट्स और इंटीजर सबके सब आ जाते हैं। इंटीजर मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीजर्स आएंगे, दैट इज 0, 1, 2, 3, ठीक है। होल नंबर्स आ जाएंगे, ये हो गए आपके होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी, ठीक है। ये भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ कि आपको पता है। और यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू आपने 19 ली, y की वैल्यू आपने 2 ली, प्रिंट कराया आपने x डिवाइडेड बाय y। तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, आउटपुट। सोचो भाई आपने x को y से डिवाइड कराया तो फिर आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए था, 9.5 आना चाहिए था आउटपुट, ठीक है। बट यार यहाँ पे आपको दिया क्या गया है कि प्रिंट आपने जब करवाया, प्रिंट के साथ में आपने पहले ही INT मेंशन कर दिया कि भाई आपका जो यहाँ पे x/y का जो आपका आउटपुट आए भैया वो मुझे INT में देना ही, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। INT मतलब इंटीजर में देना। तो फिर भाई ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी। जैसे कि अगर 9.5 है तो पीछे की वैल्यू अल्टीमेटली पॉइंट वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी पूरी तरीके से। भाई डजेंट मैटर, राउंड ऑफ नहीं बोलेंगे इसको हम। अगर ये 9.9 भी होता तब भी हम इसको 9 ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ जानी है। आउटपुट क्या रहेगा आपका, यहाँ पे 9 ही रहेगा। नेक्स्ट आपको अगर स्ट्रिंग से इंटीजर करना है, स्ट्रिंग से इंटीजर करने के लिए भाई आपका अगर आप यहाँ पे x+2 करोगे तो फिर आपका आउटपुट क्या है, कैन ओनली कॉन्करेंट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अब देखो यार यहाँ पे होता क्या है, आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे x की जगह पे आपने डायरेक्ट इनपुट एंटर नंबर ले लिया। देखो क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली अगर किसी में अगर आप इनपुट एंटर करने को बोलोगे ना तो फिर वो आप उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, उसके अंदर आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे अलग से मेंशन कर देते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको क्या ऐड कराना है, एक इंटीजर ऐड कराना है, तो इंटीजर को आप किसके साथ ऐड करा सकते हो, सिर्फ एक इंटीजर में ही ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसलिए इसने कर दिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग के ही साथ कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर ऐड नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर एक सामने एक लगाना पड़ेगा इनपुट से पहले, ताकि यार कोई भी अगर हम वैल्यू लें
तो उसमें हम इंटीजर वैल्यू ही ले पाए, जो यहाँ पे यूज़र वैल्यू डाले। INT लगाने के बाद क्या होगा, वैल्यू जो भी होगी, इनपुट जो होगा वो सिर्फ इंटीजर्स में ही जा पाएगा। तो फिर यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लेंगे वो x और 2 का सम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी बात। नेक्स्ट हमारी यार स्ट्रिंग और फ्लोट। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10.2, y की वैल्यू क्या है 12.3, r इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, प्रिंट r। अब ध्यान आपने अगर यहाँ पे ये दिया होगा ना कि अगर यार थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन भी क्या है ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या आपने ऑब्जर्व करना है भाई 10.2 और 12.3 क्या दे रखे हैं भाई, कोट्स के अंदर दे रखे हैं, दैट इज अब भाई ये तो आपकी गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये तो आपके स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो भाई इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले, अगर ये स्ट्रिंग में तो फिर इनको पहले हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई इनको क्योंकि पॉइंट वाले हैं तो फिर इनको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, r इज इक्वल्स टू फ्लोट x लिख दिया। भाई ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो भी हम अंदर लिखेंगे अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आपको ऊपर कन्वर्जन के मैं बताया था, ठीक है। फ्लोट के ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के अंदर लिखोगे उसमें हो जाएगा, कैरेक्टर के अंदर लिखोगे उसमें हो जाएगा, स्ट्रिंग का लिखोगे उसमें हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, ठीक है। फ्लोट के अंदर हमने करा दिया, जब हमने दोनों को दोनों फ्लोट बना दिया, अब भाई ये स्ट्रिंग नहीं रहे, ठीक है। अब ये इसमें से अल्टीमेटली जो पाइथन ने क्या है, स्ट्रिंग को हटा के उसको वैल्यूज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इसने पाइथन ने पढ़ा कि भाई ये तो अब फ्लोट बोल रहा है, तो फिर इसने देखा कि भाई पाइथन ने कि भाई फ्लोट में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10.2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12.3। तो इन्होंने इसको ऐड कर दिया और 22.5 आउटपुट हमें दे दिया है। अदरवाइज अगर आप इसको स्ट्रिंग लेके चलते तो फिर वैल्यू एक के पीछे एक जुड़ जाती है, जैसे कि 10.2 और उसके बाद डायरेक्टली 12.3 इसके पीछे ही जुड़ जाता। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपकी बात आती है यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, अलाउज कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर डाटा टाइप टू वाइडर साइज डाटा टाइप विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्मॉलर से लार्जर कर देता है, वाइडर साइज डाटा टाइप बना देता है बिना किसी डाटा लॉस के। तो यहाँ पे क्या है, एक इसको हम गॉसियन भी कहते हैं, डन ऑटोमेटिकली, ये अपने आप हो जाता है। ऊपर वाले में हमें क्या फोर्सफुली बाय प्रोग्रामर लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इंटीजर से आपको अगर फ्लोट बनाना है तो वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल 2 ले लिया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिर अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप को हम क्या कर देंगे, टाइप देखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे var1 माइनस var2, तो फिर प्रिंट करेंगे। तो भाई देखो 10 में से अगर हम 3.4 माइनस करेंगे तो फिर भाई अल्टीमेटली आपको जो आउटपुट आएगा वो आपका फ्लोट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये अपने आप होती है चीज़ें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यार देखो अगर हमें 10.10 है तो फिर 10 माइनस 3.4, अब देखो 10 किस में आता है यार, 10 तो इंटीजर और जो हमारा जो फ्लोट होता है, फ्लोट के अंदर तो इंटीजर और वो दोनों के दोनों आता है, इंटीजर और डेसिमल वाले दोनों के दोनों ही आते हैं। तो इस बार क्या है, ये कैसे फ्लोट की तरह ही एक्ट करेगा। फ्लोट कैसे, 10.0 ले लेगा, इसको 10.0 ले लेगा। अब 10.0 माइनस 3.4 करके ये आपका आंसर किसमें, फ्लोट में ही दे देगा। तो भाई यहाँ पे क्या कन्वर्जन हो रहा है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाई यहाँ पे आखिरी टॉपिक दैट इज डेबगिंग। अब डेबगिंग क्या होता है, कोई भी एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना, हटाना ही डेबगिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे एरर्स क्या है, मिस्टेक्स वाले राइटिंग प्रोग्राम्स, कोई भी हम मिस्टेक्स कर देते हैं, भाई इंसान है, भाई गलती तो हो ही जाती है ना। तो भाई वो सारी गलतियाँ जो हमारी हो जाती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। अब ये एरर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर्स। भाई अब हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब जो सिंटैक्स जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर जो एरर आ रहा है, राइटिंग कोड अगेंस्ट प्रोग्रामिंग रूल्स ऑफ पाइथन सच एज यूजिंग रॉन्ग फंक्शन नेम, रॉन्ग इंडेंटेशन एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल इट्स सिंटैक्टिकली करेक्ट। प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा जब तक वो सिंटैक्टिकली क्या है, करेक्ट नहीं हो जाता। तो भाई ये प्रोग्रामिंग रूल्स के अगेंस्ट जो हम चीज़ें लिखते हैं, जो हम कोड्स लिखते हैं, वो सारे सिंटैक्स एरर में आ जाते हैं। चलो अब देखते हैं क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि यार अगर आपने यहाँ पे मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा दैट इज ब्रैकेट ओपन 7 + 11। अब बताओ मेरा यहाँ पे कहाँ पे एरर है। तो भाई यहाँ पे मैंने अगर ब्रैकेट ओपन किया है तो मुझे ब्रैकेट क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो भैया मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, इस वजह से मेरा क्या एरर आ गया, सिंटैक्स एरर मेरा आ गया है। नेक्स्ट आपका एक और तरीका है यहाँ पे x = INPT इनपुट। तो फिर देखो यार यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ साथ साथ में बता दूँ, यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपको बताना होगा कि फाइंड द एरर इन द कोड, ठीक है। तो फिर उस कोड को आपको रीराइट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द कोड, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ट्राई करूँगा मैं कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसके बाद कराऊँ, तो उन सारी चीज़ों में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, इनपुट लिखना था आपको, बट यहाँ पे आपने इनपुट की स्पेलिंग ही गलत लिखी, तो फिर ये भी आपका सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका भी है यहाँ पे इफ I x > y then print x।
अब भाई यहाँ पे आपने इफ़ जो लिखा है भैया, ये आपने इफ़ का आई जो है कैपिटल लिख दिया, तो कैपिटल स्मॉल वाली मिस्टेक्स सारी सारी सिंटैक्स एरर के अंदर आ जाएंगी। फिर आता है हमारा लॉजिकल एरर, इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, नॉट प्रोड्यूसिंग राइट आउटपुट। भाई जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, गलत एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि यार इफ एक्स इज डबल इज इक्वल्स टू ए और ई आई ओ और करके हमने सारी सारी चीज़ें लिख दी हैं। बनाने के चाह रहे थे हम बेसिकली वॉवल और जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है ये वाला फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें कि हमें अलग अलग बता दे। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू, बस एक एक्स के साथ हमने डबल इज इक्वल्स टू लगा दिया है, कंपैरिजन वाला जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो लगा दिया। बट बाकी सबके सब हमने और करके हमने बता दिया कि ए तो है, फिर ए ई और आई और करके और करके हमने सारे साथ बता दिए पाँचों के पाँचों। अब हमने कहा कि भाई ऐसा हो तो फिर वॉवल प्रिंट करना, अदरवाइज कॉन्सोनेंट प्रिंट करना। अब भैया यहाँ पे दिक्कत क्या आई है, यहाँ पे जो तुमने जो कंपैरिजन कर रहे हो ना तुम, सिर्फ और सिर्फ ये ए के साथ ही तुमने रिलेशनल लगा रखा है। तो अगर जब तुम वहाँ पे आउटपुट लिखोगे, अगर तुम वहाँ पे ई या फिर आई ओ यू में से कुछ भी लिख दो तो फिर तुम्हारा वो उसमें कॉन्सोनेंट ही बताएगा। क्योंकि यार यहाँ पे हमें जब करना है तो कोड में हमें एक्स को हर जगह पे हर किसी के सामने हमें एक्स डबल इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी को रिलेशनल बनाना पड़ेगा। जैसे कि यार यहाँ पे आपको करेक्ट मैंने दिखा दिया, एक्स इज इक्वल टू ए सी ए ई आई ओ यू, सबके साथ ऐसे सेम टू सेम करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये फंक्शन सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। थर्ड टाइप का आपका लास्ट, दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब चलते टाइम जो एरर होता है, जो आपका रन करते टाइम कोड जो होता है, कॉजेज एब्रप्ट टर्मिनेशन, एकदम से टर्मिनेशन हो जाता है। भाई स्टार्ट किया और एकदम से वापस कोड की तरफ आ गए, कोई मेंशनिंग नहीं होती, बस एब्रप्टली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉजेज एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अपीयर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही अपीयर होता है। तो भाई अगर हो सकता है कोई एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ एरर अपीयर्स ओनली ऑन एग्जीक्यूशन, तो फिर भाई उसमें हम लिख सकते हैं रन टाइम एरर। एग्जाम्पल में यार आपका डिवीजन बाय जीरो, अगर हम किसी नंबर का हम जीरो से डिवीजन कर रहे होंगे तो फिर उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एब्रप्टली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सामने दिख ही रहा होगा यार किस तरीके से हमने दिख कर रखा है डिवीजन बाय जीरो। तो यही सारी चीज़ें थी यार। तो आई होप यार वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब वीडियो एडिट करनी पड़ेगी और आप तक तो वीडियो पहुँच ही गई होगी अभी। तो फिर यार आई होप यार वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगा, वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सही में। ठीक है, तो भाई वीडियो को इतना बड़ा लाइक करना है कि भाई कहाँ तक वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आपको पता है यार स्मॉलर के छोटे जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह, तो भाई इतना ज़्यादा वो सब कुछ रीच वगैरह नहीं होती है। तो भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, मैं बहुत ज़्यादा लगा रहूँगा आपके लिए, चाहे यार शेयर मुझे लाइक वगैरह मिले ना मिले। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की अलग इंपॉर्टेंस है। आप अगर चैनल पे आ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, चाहे 200 व्यूज़ आ रहे हैं मेरे कॉन्स्टेंटली, बट वो 200 लोग भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 200 लोगों ने एटलीस्ट मेरे ऊपर भरोसा किया है, जो हर बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो से समझ रहे हैं और बहुत अच्छी कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड सपोर्ट। ठीक है, मैं रियली कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा मुझे लव और सपोर्ट मिलेगा कभी भी इस तरीके से। ठीक है, और सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स वगैरह देख के और लाइक्स देख के, और अच्छा लगता है। अगर आपको यार समझ में आती बातें तो फिर प्लीज़ नीचे कमेंट बता दिया करो। ठीक है, एंड तो यही सब था इस वीडियो के लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तो भाई महारथियों, तब तक के लिए हो जाओ जंग लड़ने के लिए तैयार। मिलता है आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।